नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस एनवायरनमेंट का है। बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। हालांकि ये वीडियो जो है वो कॉमर्स बेस्ड वीडियो है। अगर आप क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट हो या 11 के हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर है। ये करीब फोर्थ चैप्टर या फिफ्थ चैप्टर पे होगा बिजनेस स्टडीज़ में। और आप लोग अगर ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो आप बीकॉम एमकॉम या फिर बीबीए एमबीए से हो तो आपका ये फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आने वाला है ये पूरा सिलेबस जो है। और आज हम लोग नया सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा सिलेबस बिजनेस इन्वायरमेंट का है। अब से हम लोग रूटीन वाइज चलेंगे। हर दिन एक आपको नया वीडियो देखने को मिलेगा, वो भी सुबह 10 बजे। हालांकि कभी कभी अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है तो वो कभी कभी लेट से अपलोड होता है, लेकिन आपको हर दिन 10 बजे देखने को मिलेगा। अब एक दिन भी हम लोग गैप नहीं लेंगे और अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस हम लोग जानने से पहले पहले हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। व्यापार में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी व्यापार चालू करते हैं एक लीगल एक्टिविटी से। तो हम लोग का कारण क्या होता है कि हम लोग को उनसे प्रॉफिट अर्न करना है, हम लोग उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ताकि हमारा घर जो है, हमारा परिवार जो वो ठीक से चले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो हम सब आ चुके हैं अपने होम पेज पे। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शायद मैं इसे बहुत शॉर्ट में बनाने वाला हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से बिल्कुल देखिएगा और ये इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। बिजनेस इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बिजनेस जो है वो जब तक आप बिजनेस में किसी तरह का अर्निंग नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तब तक वो बिजनेस नहीं कहलाता है। तो बिजनेस का उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताया था कि लीगल एक्टिविटी क्या होता है। तो लीगल एक्टिविटी वही होता है जो जिसको आप लीगली तरीक़ा से आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लीगल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स पे बात देता हूँ। पहला आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फिर दूसरा आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और तीसरा आता है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो होता है, होप आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर रहे होगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यहाँ पे क्या होता है कि मैं मान लीजिए मैं जो हूँ एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं लैपटॉप बनाता हूँ, मैं लैपटॉप मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, जो लैपटॉप बना रहा हूँ मैं, उसे मार्केट में बेचूँगा। तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इनकम होगा, वो मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मैं उस लैपटॉप को मार्केट में नहीं बेचता हूँ, उसे बस यूज़ करके यूँ ही रख देता हूँ और फिर से रिसाइकल कर देता हूँ, तो वो मेरा कोई यूज़ पे नहीं जा रहा है, मेरा कोई मतलब उससे अर्निंग नहीं हो रहा है, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाता है। बिज़नेस वही होता है जिसको आप यूज़ करते हो, जिसे आप खरीदते हो, बेचते हो और उससे प्रॉफिट अर्न करते हो, वो बिज़नेस कहलाता है। और वो भी लीगली तरीके से। अगर इनलीगली तरीके से करते हो तो वो बिज़नेस इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, बिज़नेस इंट्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर आप इलीगली कोई प्रोडक्ट करते हो और उसे आप कहते हो बिज़नेस है, तो वो बिज़नेस नहीं होता है। जिसका सीधा उदाहरण होता है ड्रग्स। ड्रग्स जो होता है वो इलीगल तरीके से बेचा जाता है, तो उसे हम लोग बिज़नेस से इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। बिज़नेस से वही चीज़ इन्वॉल्व होगा जो आप लीगल तरीका से कर सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है हमारा एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आप उसमें पैसे दोगे और आप उसके बदले उसे सामान दोगे, या फिर आप उससे सामान खरीदोगे और उसके बदले आप उसे पैसे दोगे। तो ये होता है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसे हम लोग मॉनिटरी वैल्यू भी कहते हैं, जिसमें हम लोग मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं गुड्स और सर्विस खरीद के या बेच कर। फिर आता है हम लोग एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आप उस सामान को खरीद रहे हो और उसे बेच दे रहे हो। आप उस सामान को मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हो और बेच दे रहे हो, उससे आपको प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है वो कहलाता है बिजनेस। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है कि आपका जो भी रिवेन्यू हो रहा है और उसको लेस कर दीजिए टोटल कॉस्ट से, जो आपका मैन्युफैक्चर में लगा है या फिर आपने जितने में खरीदा है, और जितना आपका रिवेन्यू उनसे लेस कर दे तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि
मैं ये लैपटॉप जिस लैपटॉप पे मैं शूट कर रहा हूँ, वो लैपटॉप मैंने 15,000 में बनाया और उसे मार्केट में जाके उसे 20,000 में बेच दिया। तो यहाँ पे हम लोग सीधा हिसाब कर लेते हैं, 20,000 माइनस सब्ट्रैक्ट बाई 15,000, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000। तो ये कहलाता है बिजनेस। अगर मेरा बिजनेस में कोई लॉ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, अगर मैं इसे 15,000 में आप अपना टोटल कॉस्ट 15,000 और मैं इसे मार्केट में आके 14,000 बेच रहा हूँ, तो कि हमारा लॉस हो रहा है, हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ये हम लोग का बिजनेस नहीं होगा, हम लोग इसमें बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हम लोग बिजनेस उसी में कर पाएंगे जिसमें हम लोग को प्रॉफिट होता है, भले वो छोटा प्रॉफिट हो या फिर बड़ा प्रॉफिट हो। तो उससे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बिजनेस में बी अंडरस्टूड एज द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंटरप्राइज ऑफ सप्लाई कंज्यूमर विद गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ फॉर ए प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी वही पता है कि बिजनेस वही होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट से आपका सामान को जो है कंज्यूमर तक सप्लाई करता है, आपका जो सामान को या सर्विस को सप्लाई करता है और उससे प्रॉफिट अर्न करता है, वही बिजनेस कहलाता है। तो हम लोगों ने अभी तक बिजनेस का इंट्रोडक्शन समझ लिया, अब हम लोग उसके कुछ नेचर्स और फीचर्स भी समझ लेते हैं। तो पहला हम लोग का है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सही बात है। जब तक अगर आपका वो मार्केट, आप जैसे कि आप किसी मार्केट पे अपना सामान बेच रहे हो, अगर आपका हार्डवेयर का मार्केट है, आप हार्डवेयर का सामान बेचते हो, तो आप ऐसा कोई मॉल पे तो जाके नहीं बेचोगे हार्डवेयर का सामान, आप उसी जगह में बेचोगे जहाँ पे हार्डवेयर का सामान बिकता है, वहाँ पे आप जाके बेचोगे। अगर आपका कॉस्मेटिक का सामान है, क्रीम पाउडर परफ्यूम ये सब का अगर सामान है, वो सामान सब बेचते हो, तो आप उस मार्केट में मॉल में जाके बेचोगे या फिर कोई कॉस्मेटिक शॉप में जाके बेचोगे, तब आपका बिकेगा। आप अगर उसे हार्डवेयर की दुकान में सोचोगे बेचेंगे, तो वो नहीं बिकेगा। तो आपका जो है एक सोसाइटी भी होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना प्रोडक्ट को बेच कहाँ रहे हो और कहाँ से प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो। फिर आता है, बी इट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है और सर्विस है, वो आप उसका सप्लाई ठीक से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर ठीक से आप उससे उस सब गुड्स और सर्विसेज को अपने कंज्यूमर तक पहुंचा दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपका जो बिजनेस है वो अच्छा चलेगा, वरना नहीं चलेगा। फिर क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जब नया बनता है, जैसे कि आज के टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र नाथ मोदी जो है, उन्होंने अभी मेक इन इंडिया अभियान चलाया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग को बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेंगे। उसमें बहुत सारा नया नया कंपनी इंडिया में बनेगा जिसमें हम लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा। तो जब कोई कंपनी बन रहा है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, तो जाहिर है कि उसमें लेबर्स का, एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत पड़ेगा, उसमें फाइनेंसर का या फिर डिसीजन मेकर का या फिर ऑडिट फर्म का, सबका ज़रूरत पड़ेगा। तो वो हम लोग क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है, हम लोग को नया नया जॉब जॉब देखने को मिलता है। फिर आता है ऑफर ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना प्रोडक्ट बना रहा है, जॉब सबको मिल गया, वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो अब वो प्रोडक्ट जब मार्केट में बेच रहा है, तो उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, क्वालिटी लाइफ क्या है, वो कितने दिन तक चल पाएगा, कितना टाइम तक वो चला पाएगा, वो दिखाया जाए। और आपका क्या ऑफर आप दे रहे हो, आप बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हो या फिर आप क्या ऑफर दे रहे हो। कि जैसे कि आप कभी किसी इंटरव्यू पे जाते हो, तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सेल मी दिस पेन। मैं मार्केटिंग इंटरव्यू के बारे में बात करूँ, अगर आप किसी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के हिसाब से जाते हो इंटरव्यू देने, और इंटरव्यूअर आपको एक पेन देके बोलता है सेल में दिस पेन, तो आप उस पेन का क्या करोगे, आप उस पेन के बारे में पहले उसका स्पेसिफिकेशन बताओगे कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, फिर आप उसके ऑफर्स के बारे में बताओगे कि आपको 20% ऑफ मिल रहा है इस पेन में, 50% ऑफ मिल रहा है, उसके बाद जाके आप प्राइस बताओगे, ताकि कंज्यूमर जो है उसके बारे में, उस पेन के बारे में, उस क्वालिटी के बारे में पता चले और क्वालिटी ऑफ लाइफ का बारे में पता चले कि हाँ, अगर वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो उससे सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, बेटर क्वालिटी है या नहीं है। ये सब नेचर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी भी बिजनेस का। फिर आता है कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इसमें क्या होता है कि जो आपका कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इसमें भी आपका बहुत सारा कंट्रीब्यूट होता है। जैसे कि अभी आज के टाइम पे हम लोग अभी 1 मंथ में, इस लॉकडाउन में 1 मंथ के अंदर हम लोगों ने सुना कि जो अनिल अंबानी है, जो रिलायंस कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने वर्ल्ड में 4th रैंक, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन का होता है, उसे अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका इकोनॉमी जो ग्रोथ हो रहा है, तो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ होने के कारण हम लोग का इंडियन
इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हम लोग को उनसे उनसे कंट्रीब्यूशन मिलेगा, हमारे इंडिया को उनके तरफ से जो टैक्स वो पे करते हैं उनसे कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो हम लोग का भी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इसी हिसाब से एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं मेक इन इंडिया का। उसमें जैसे कि हम लोग सबसे इजी एग्जांपल और सबसे अच्छा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि आजकल फ़ोन तो सभी कोई चलाता है, तो अभी जो रियलमी का जो नया फ़ोन निकला है वो जो है वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। वो बना भी इंडिया में है, उसका मैन्युफैक्चर भी इंडिया में हुआ है और वो असेंबल भी इंडिया में हुआ है। और उसके अंदर जो है जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए जो भी एप्लीकेशन है सारे के सारे इंडियन एप्लीकेशन है, वो दूसरे कंट्री के एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सीधा एग्जांपल टिकटॉक वगैरह जो चाइनीज़ एप्लीकेशन थे उनका इस्तेमाल देख सकते हो, वो लोग इसमें यूज़ नहीं किया गया, वो सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे आप लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का कोई भी सामान नहीं देख पाओगे आप रियलमी के फ़ोन पे जो अभी मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है। तो ये कंट्रीब्यूट हो रहा है, इनके कारण जो मेक इन इंडिया है ये ग्रोथ होगा, अपना जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ होगा, इंडिया का इकोनॉमी ग्रोथ होगा। तो ये हमारा नेचर और फीचर्स था बिजनेस का। अब हम लोग आते हैं बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो कि हम लोग का डाइवर्सिफिकेशन विच में भी फॉलोड है। हम लोग का कुछ डाइवर्सिफिकेशन है जिससे हम लोग विविधीकरण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का आता है कॉन्सेंट्रिक विविधीकरण। तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप किसे गहराई से समझ पा रहे हो, उसका उसे आप कितना फोकस में आप समझ पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एक ले सकते हैं कि जो आपका जो रोजगार रोज का टाइम का जो आप लोग सामान खरीदते हो, रोज डेली यूज में जो सामान होता है, कंज्यूम ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो वही प्रोडक्ट यूज करता है या फिर उसी प्रोडक्ट को बनाता है, या फिर उसी प्रोडक्ट से रिलेट जो आपका पर्सनल प्रोडक्ट होता है आपको जो रोज यूज होता है, रोज टाइम पे इस्तेमाल होता है, वो प्रोडक्ट आप बनाए। जिसका सीधा उदाहरण हम लोग पतंजलि को ले सकते हैं, वो भी इंडियन ब्रांड है, वो भी मेक इन इंडियन ब्रांड है। तो पतंजलि क्या कर रहा है, सबसे पहले तो हमारे इंडिया में कोलगेट था, पेप्सोडेंट था, ये था वो था, लेकिन पतंजलि नहीं था। लेकिन जब रामदेव बाबा ने उस पतंजलि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेकर आया, वो टूथपेस्ट लेके आए, तो फिर वो क्या हुआ, एक वो कंज्यूमर के साथ रिलेट तो कर रहा है लेकिन वो नया है, वो कुछ नया है। तो अभी क्या हो रहा है, उसका डिमांड बढ़ गया, उसका मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, तो इसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये बिजनेस का सबसे पहला रूल होता है कि आप कंज्यूमर को अगर अपना सामान बेच रहे हो या फिर आप सामान बना रहे हो, तो फिर आपको ये ध्यान में रखना हो कि कंज्यूमर को सबसे आसान तरीके से और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सामान आपको वहाँ पे लेके आना है। समथिंग न्यू, ऐड समथिंग न्यू जो उनका प्रोडक्ट से रिलेट करता हो, पेप्सोडेंट से रिलेट करता हो, कोलगेट, पेप्सोडेंट, कोलगेट, डाबर, इन सब से रिलेट करता हो। आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट लाना होगा, प्रोडक्ट या सर्विस लाना होगा। तो इससे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। अब आता है हम लोग का हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कोई भी प्रोडक्ट जो है आपका प्रेजेंट कंज्यूमर के साथ रिलेट नहीं करता। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के पहले हम लोग कॉन्सेंट्रिक अच्छे से समझ जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि जब आप किसी भी सामान को लेकर आ रहे हो, मार्केट में नया सामान लेके आ रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि कंज्यूमर का अपील बढ़ता है। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा तो फिर कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को डिमांड करेगा, तो आपका कंपनी जो है वो खुद ब खुद एक ग्रोथ में चले जाएगा, उसका ग्रोथ अलग हो जाएगा, उसका शेयर्स ज़्यादा बिकने लगेगा, हाई हो जाएगा, उसका शेयर्स हाई हो जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होता है, ये बहुत ही मास्टर माइंड वाला गेम होता है। फिर हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो प्रेजेंट कंज्यूमर है उससे रिलेट नहीं करता वो प्रोडक्ट। जिसका सीधा उदाहरण हम लोग किंडर जॉय चॉकलेट्स देख सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे डेयरी मिल्क ओरियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग कोका कोला ज़ीरो देख सकते हैं। कोका कोला ज़ीरो जो है वो इंडिया में बिल्कुल रिलेट नहीं करता है, वो बाहर की कंट्रीज़ में रिलेट करता है, क्योंकि कोका कोला ज़ीरो जो है वो शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक होता है, और जो कि इंडिया में शुगर फ्री खाना, शुगर फ्री जल्दी कोई पसंद नहीं करता है। जो भी करता है वो शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट पसंद करता है। जैसे कि आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको शुगर देखने को मिलेगा, कैलोरीज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी इंटरनेशनल जगह में, शिकागो या फिर इंडिया से बाहर दूसरे किसी कंट्री में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप कोका कोला का ब्रांड देखोगे तो वो कोका कोला ज़ीरो बेचता है, वहाँ पे नॉर्मल कोका कोला नहीं बिकता है। तो यही कारण होता है कि
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नया प्रोडक्ट लाता है लेकिन उस प्रोडक्ट से अनरिलेट, उनका जो कंज्यूमर है उनसे अनरिलेट वो लेकर आता है। फिर आता है हम लोग का कॉन्ग्लोमीरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमीरेट डाइवर्सिफिकेशन में का मतलब क्या होता है, ये जो है कॉन्ग्लोमीरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, उसे हम लोग समूह विविधीकरण कहते हैं। वो क्या करता है कि आप जैसे कि मान लेते हैं मैं लैपटॉप बनाता हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लैपटॉप मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन इसके साथ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया प्रोडक्ट बनाओ जो कि मार्केट में पहले से अवेलेबल है लेकिन मैं फिर भी बनाने का सोच रहा हूँ। तो मैं क्या बनाऊँगा, मैं सॉफ्टवेयर बनाने लगूँगा या फिर मैं एंटीवायरस बनाने लगूँगा, अपना ही कंपनी का एंटीवायरस बनाने लगूंगा या फिर नया सॉफ्टवेयर बनाने लगूंगा। जैसे कि हम लोग एप्पल का देख सकते हैं, हम लोग एप्पल में iOS यूज़ करते हैं, एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ये सब अपना खुद का सॉफ्टवेयर है। तो ये लोग क्या करता है कि अगर मार्केट में वो अपना तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो तो बना ही रहे, लेकिन एक्स्ट्रा भी अलग से प्रोडक्ट बनाता है जो कि पहले से मार्केट में है। एंटीवायरस आप अगर गूगल करोगे तो बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफाई कंपनी का अगर ढूंढोगे तो फिर आपको, अगर आप मान लेते कि आप अगर एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, एप्पल का आईपैड यूज़ कर रहे हो, तो फिर अगर आप एंटीवायरस सर्च करते हो, अगर आपको स्पेसिफिक एंटीवायरस चाहिए तो आप एप्पल का भी सर्च कर सकते हो। हालांकि अभी तक एप्पल ने ऐसा कोई एंटीवायरस नहीं बनाया, लेकिन आप उसे भी सर्च करो कि क्या पता मुझे एप्पल का भी एंटीवायरस देखने को मिल जाए और मैं उसे यूज़ करूँ। तो यही होता है कि जो प्रोडक्ट पहले से है मार्केट में उससे भी आप अपने बिजनेस में उतार रहे हो, उसे आप फिर से आप भी यूज़ करना चाह रहे हो, उसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसका। तो यही होता है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो अब हम लोग आते हैं अपने गोल्स ऑफ बिजनेस पे। गोल्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है, गोल्स ऑफ कि बिजनेस का टारगेट क्या होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, बिजनेस में बी अंडरस्टूड एज द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ एंटरप्राइज टू सप्लाई कंज्यूमर विथ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए प्रॉफिट। बिजनेसेस वेरी इन साइज as measured by the number of employees or by sales volume. However, all businesses share the same purpose to earn profit. तो बिजनेस, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोग का इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे कि बिजनेस जो है वो उसी तरीका से चलेगा जब तक आपका प्रॉफिट नहीं मिल जाता। अगर आपका प्रोडक्ट में प्रॉफिट मिल रहा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिल रहा है, तो ही वो बिजनेस चलेगा। आपका सप्लाई कंज्यूमर तक पहुंच रहा है कि नहीं वो देखना पड़ता है। फिर ये क्या करता है, बिजनेस जो होता है ये बहुत ही बड़ा साइज़ का होता है, बहुत ही वेरी साइज़ का होता है, और फिर इसे नंबर में मेज़र करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इसका बहुत सारा होता है, इसका सेल्स वॉल्यूम भी बहुत सारा होता है, जिससे हम लोग का जो बिजनेस शेयर है वो कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है और कई बार बहुत कम प्रॉफिट अर्न करता है। जैसे कि अभी हम लोग अगर लॉकडाउन में देखेंगे तो आईआरसीटीसी का जो शेयर्स है, जो हम लोग इंडियन रेलवे से जानते हैं, इंडियन रेलवे जो है उसका शेयर जो है वो बहुत ही तेज़ी से घटा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में घटा हुआ है। अभी उसका कुछ पर रेट है 2400 या 1400, लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो फिर आईआरसीटीसी का भी जो शेयर्स है वो एकदम से अपवर्ड हो जाएगा, बहुत ही ऊपर हाई लेवल पे टच करेगा। तो ये होता है ग्रोथ हो जाएगा उसका। तो ये होता है पर्पस टू अर्न प्रॉफिट। अगर आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा से चल रहा है, आपका डिमांड बढ़ा हुआ है, ग्रोथ बढ़ा हुआ है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका जो शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, बहुत ही अलग, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा उस पर। तो उसका कुछ हम लोग पॉइंट्स देखे हैं। तो पहला आता है प्रॉफिट। मेकिंग प्रॉफिट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एनी बिजनेस। तो यहाँ पे प्रॉफिट में क्या होता है, मेकिंग प्रॉफिट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। तो किसी भी एंटरप्राइज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का सबसे मेन कारण होता है कि वो अपना अपना बिजनेस में प्रॉफिट कमाए। अगर आपका बिजनेस में प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उन लोग का सबसे बड़ा टारगेट यही होता है कि वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कमाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं मिलता है तो वो बिजनेस नहीं चलेगा, वो फर्म बंद हो जाएगा। फिर ग्रोथ, बिजनेस शुड ग्रो इन ऑल डायरेक्शन ओवर अ पीरियड। तो फिर अब ग्रोथ में क्या होता है, बिजनेस जो होता है वो ऑल डायरेक्शन में ग्रो करने का कोशिश करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर डायरेक्शन में ग्रो करने का कोशिश करता है, हर पीरियड में वो ग्रो होने का कोशिश करता है, चाहे ठंडा का टाइम हो, बरसात का टाइम हो, या फिर कोई भी पीरियड, कोई किसी भी तरह का पीरियड में वो ऑल डायरेक्शन में हर तरह से ग्रो करने का कोशिश करता है। फिर पावर, बिजनेस हाउसेस हैव वास्ट रिसोर्सेज एट इट्स कमांड
दिस रिसोर्सेज कन्फर्न इनॉर्मस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये क्या होता है, पावर जो होता है, बिजनेस हाउसेस जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स में होता है, बहुत ही वास्ट रिसोर्स से कमांड करता है कि यहाँ पे जो अभी इंडिया का इकोनॉमी है या फिर कोई भी कंट्री का इकोनॉमी है, पॉलिटिकल कंडीशन है, उन सब का पावर रिलेट करता है, उन सबको उनसे पावर मिलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी चाइना और इंडियन वॉर देखने वाले थे, अभी जो चल रहा हम लोग का जो एलएसी में अभी जो चल रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में जो लड़ाई चल रहा है वो होता है पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर। हम लोग का जब ज़्यादा होगा, पावर कहाँ से मिलता है, हम लोग के मैन्युफैक्चर से मिलता है। तो हम लोग का मैन्युफैक्चर पावरफुल होता है, उसके कारण से हम लोग का पॉलिटिकल इशू जो है या फिर इकोनॉमिक जो है ग्रोथ होता है, और जिसके कारण हम लोग का जो सेना है या फिर कोई भी ग्रोथ होता है सेना में या फिर इकोनॉमी में कोई भी अभियान हो, उन सब में ग्रोथ होता है। फिर आता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस इज पीपल केयरिंग फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड प्रोवाइडिंग फॉर देयर डेवलपमेंट हैज़ बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इल एनलिगेट एनलाइटेंड बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय जो होता है वो सेटिस्फाई होना चाहता है, वो अपने आप में डेवलप होना चाहता है, उसको डेवलपमेंट का जरूरत होता है उस बिजनेस में। बिजनेस के अंदर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसको जो अपने बिजनेस, वो जिस फर्म में काम कर रहा है उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिले, उसको हर तरह का डेवलपमेंट प्रोवाइड हो। जैसे कि अब नया नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, नया नया मशीनरी आ रहा है, नया नया तरीका आ रहा है, उनको हर जगह से डेवलपमेंट मिले, प्रमोशन हो। वो हर तरह का कारण ढूंढते हैं अपना बिजनेस या फिर एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने के लिए। फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड डेवलपमेंट। फिर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे चौथा पांचवा मुद्दा क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, उसमें कुछ डेवलपमेंट हर साल वो कुछ लेके आए, उसमें कुछ हर साल नया नया फीचर्स लेके आए। अगर वो फ़ोन का मैन्युफैक्चर कर रहा है तो मोबाइल फ़ोन में नया नया फीचर्स आए। जैसे कि अभी हम लोग आज के टाइम पे बहुत सारे देख रहे हैं, अभी एक फ़ोन हम लोग खरीदते नहीं है कि दूसरा फ़ोन का लॉन्चिंग हो जाता है, जिसका सीधा उदाहरण हम लोग रेडमी और रियलमी का फ़ोन को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन के बारे में इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो है ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेट वाला है, ये बहुत ही सबको अटेंशन दे रहा है। मोबाइल फ़ोन जो है अभी आज के टाइम पे सभी को बहुत अटेंशन देता है, जिसके कारण आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं मोबाइल फ़ोन का यूज़ ज़्यादा बता रहा हूँ। फिर प्रेसिडेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अर्न ब्रांड लॉयल्टी अ वाइटल इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का, अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो अच्छा होगा आपका, तो ब्रांड जो है वो लॉयल्टी ब्रांड होगा, आपको हमेशा वो ब्रांड मिलता रहेगा, उस ब्रांड का सामान। जैसे कि हम लोग एग्जांपल फॉर रेडमी, रियलमी, सैमसंग ये देख सकते हैं। सैमसंग भले ही जो भी प्रॉब्लम होता है, उसका फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप सामान लेने जाओगे, आप सैमसंग का लॉयल कंज्यूमर है, तो फिर आप सिर्फ सैमसंग ही लोगे, ना ही रेडमी लोगे, ना ही रियलमी लोगे, आप सिर्फ सैमसंग का ही प्रोडक्ट परचेज करोगे। तो ये एक वाइटल इंटीग्रेंट भी होता है आपका जो बिजनेस है उसको सक्सेस करने में। फिर मार्केट लीडरशिप टू अर्न अ नाइस फॉर वन सेल्फ इन द मार्केट, इनोवेशन इज द की फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है मार्केट लीडरशिप में कि आपका जो मार्केट में वन सेल्फ समान है, इन हैक वन सेल्फ इन मार्केट, इनोवेशन द की ऑफ फैक्टर। आप जब मार्केट से जो चीज़ अर्न कर पा रहे हो वो आपका की फैक्टर हो जाता है कि आप किस तरह से अपना प्रोडक्ट को बेच रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, वो उसे हम लोग मार्केट लीडरशिप कहते हैं। फिर चैलेंजिंग बिजनेस ऑफर्स वास्ट स्कोप एंड पोजेस फॉर्मिडेबल चैलेंजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो सिर्फ आप ही तो वो लैपटॉप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो आप, वैसा आपका जैसा बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो लैपटॉप प्रोडक्शन कर रहा है, मोबाइल फ़ोन प्रोडक्ट कर रहा है, या बहुत सारा है। तो उसमें क्या होता है चैलेंजिंग हो जाता है कि हाँ मैं अभी जैसे कि हम लोग रियलमी और रेडमी का देख सकते हैं, अगर रेडमी 10 निकाल रहा है तो रियलमी 10 प्रो निकाल दे रहा है। इस तरह से एक कंपटीशन का मार्केट जिसे हम लोग कह सकते हैं, एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, रियलमी प्रोडक्ट अच्छा है, रेडमी प्रोडक्ट अच्छा है, इस तरह से। फिर आता है जॉय ऑफ क्रिएशन। इट इज़ थ्रू बिजनेस स्ट्रैटेजीज न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन आर गिवन अ शेप
एंड आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है, नया आइडियाज़ है, वो एक नया शेप देता है, वो एक नया इनोवेशन देता है, नया शेप देता है बिजनेस को पावरफुल बनाने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए, उसका प्रोडक्ट को, सर्विस को कन्वर्ट करता है, बहुत अच्छा बनाता है। तो ये इसे हम लोग जॉय ऑफ क्रिएशन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो का नोट्स चाहते हो तो वीडियो का नोट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको किसी वीडियो का डिमांड चाहिए कि मुझे ये वीडियो देखना है, तो आप उस वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए, मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ।